दोस्तों आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हो एलटी ग्रेड की या फिर सुपर टेट की या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीटी की लेखपाल भर्ती की, तो जीएस के ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड को इंडिकेट करते हैं CO से, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन HC और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx आदि के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। तो देखो, अगर वृद्धि होती तो फिर एथेनॉल क्यों मिलाया जाता? तो मतलब दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। और भारत सरकार ने 2023 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है, सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। ये 2025 होता तब ये सही होता, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो गलत होगा, डी सही है, कोई भी इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है उसके उत्सर्जन में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है या फिर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी कि WHO के द्वारा या फिर खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों विकल्प यहाँ पर सही है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन मिलकर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं ये बताओ, कब मनाते हैं? तो देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, WHO और FAO संयुक्त रूप से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं और यह दिवस पहली बार 2019 में द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी के तहत अदीस अबाबा सम्मेलन और जिनेवा फोरम के द्वारा तैयार की गई खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मनाया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब होता है? 7 जून को होता है और 2021 में इसकी थीम क्या रही थी? सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। ये 2021 की थीम है, 2022 की थीम अभी आई नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो पॉजिटिव स्टैंड RNA वायरस से होता है। और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है कि वोल्बाचिया बैक्टीरिया का उपयोग डेंगू के प्रसार को कंट्रोल करने में किया जाता है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, यानी कि पहला विकल्प दूसरा विकल्प दोनों सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। डेंगू वायरस यह जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होता है, मतलब डेंगू का जो कारण है वो जीनस फ्लेवी वायरस होता है। और ये जो जीनस फ्लेवी वायरस होता है ये जीनस एडीज की जो प्रजातियां होती हैं, इसमें मच्छरों की कई प्रजातियां आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो एडीज इजिप्टी होती है उसी से डेंगू फैलता है। और यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही है। वोल्बाचिया बैक्टीरिया का जो उपयोग है वो डेंगू के प्रसार को कंट्रोल करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकीकृत बागवानी विकास मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH किन फसलों को शामिल किया गया है? MIDH में किन फसलों को शामिल किया गया है? मशरूम, नारियल, बांस, मसाले और काजू। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो सभी को शामिल किया गया है, ठीक है, बांस को भी शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। और देखो, एकीकृत बागवानी मिशन फल, सब्जी, मशरूम, मसालों, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको, बांस आदि बागवानी क्षेत्र के फसलों के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014-15 से लगातार चला रहा है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ कहां से मिले थे? तो ये हैं आपके ऑप्शन, टोपरा और सिकंदरा और पंचकुला, मेरठ और पंचकुला। तो देखो कहां से मिले थे, एक तो मेरठ से मिला था, जो मेरठ कहां पर है? यूपी में है। दूसरा मिला था कहां से? हरियाणा से, ठीक है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है।
14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को मेरठ उत्तर प्रदेश और टोपरा हरियाणा में अशोक के 2 स्तंभ मिले और फिरोज शाह ने उन्हें दिल्ली मंगवाया था, लेकिन उसे वो पढ़ नहीं पाया था। तो कई बार प्रश्न ये भी आता है कि अशोक के जो शिलालेख थे उनको सबसे पहली बार किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और ये भी प्रश्न बनता है कभी कभी कि ये जो अशोक के स्तंभ लेख थे, शिलालेख थे, उनको कब पढ़ा गया था, तो 1837 में। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा था। और निम्नलिखित में कौन सी होम रूल लीग के उद्देश्य थे? होम रूल लीग के जो उद्देश्य थे, धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार। तो बताओ कि कौन कौन से उद्देश्य में शामिल थे? तो धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना तो था, राष्ट्रीय शिक्षा भी, राजनीतिक सुधार भी था, सामाजिक सुधार ये भी था। यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। आयरिश आयरलैंड का जो होम रूल लीग था, उसी से प्रभावित होकर भारत में स्वशासन की प्राप्ति के लिए इंडियन होम रूल था, होम रूल लीग, उसकी स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट ने अपने 2 समाचार पत्रों द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से इस विचार को आगे बढ़ाया था। होम रूल लीग के जो मुख्य उद्देश्य थे वो यही थे, धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार। तो यही मुख्य उद्देश्य थे, ये याद रखना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या आती है, वह समस्या कौन सी है? आइडेंटिफाई करिए। अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे पास कोई भी ऐसा उपकरण या कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का आय कितना है उसको हम जान सके। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तब हम असंगठित क्षेत्र को सही तरीके से इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं, और यह एक बड़ी समस्या है राष्ट्रीय आय की गणना में। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली जो संस्था है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये भी याद रखना, CSO। और भारत में अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, तो विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए थी 1867-68 में। यानी कि 1857 के 10 सालों के बाद जो प्रति व्यक्ति आय थी 1867 और 68 में, वो कितनी थी? रुपए 20 थी प्रति व्यक्ति। और ये आय निकाली गई थी किसके द्वारा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? 1949 में जो भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई थी, नेशनल इनकम कमेटी, उसकी अध्यक्षता की गई थी PC महालनोबिस के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। और इसके सदस्य कौन कौन से लोग थे? डॉक्टर R गाडगिल और VKR राव। तो इसको भी याद रखना। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधन की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसकी व्याख्या बहुत ध्यान से देखना। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास दोनों गलत है, मानव विकास भी नहीं है। सही जवाब इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि यही परिभाषा है समपोषणी विकास की। तो देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, जो ये समपोषणी विकास की अवधारणा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा, ये सबसे पहले 1962 में एक किताब आई थी साइलेंट स्प्रिंग, जिसको लिखा था वैज्ञानिक राचेल कर्सन ने। तो उसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। उसके लगभग 6 साल के बाद एक किताब और आई 1968 में, जीव विज्ञानी पॉल एरलिच की किताब थी और नाम था उस किताब का द पॉपुलेशन बम। तो ये 2 किताबें ऐसी थी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित करती थी, लेकिन जो वास्तविक रूप से इसकी परिभाषा सामने आई वो कब आई? 1987 में ब्रूंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में इसको परिभाषित किया गया, अवर कॉमन फ्यूचर, ये रिपोर्ट का नाम था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित आपको जो है कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये कंसेप्ट आया कहाँ से। ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने के लिए बनाया गया है? मध्यस्थों की समाप्ति, जोतों की हदबंदी, भू सुधार, सभी को। तो जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो स्थिति थी वो बिल्कुल सर्वथा भिन्न थी वर्तमान से। उस समय जो जमीनें थी जमींदारों के पास थी, मतलब सीमित लोगों के पास जमीनें थी, और जो किसान था वो सिर्फ कर भरने में ही, जो टैक्स होता था उसको भरते भरते वो समाप्त हो जाता था। तो जोतों की हदबंदी और भू सुधार, ये सारी चीजें लागू की गई वर्तमान में। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, अबुल कलाम आजाद भी थे, चौधरी चरण सिंह नहीं थे। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। और चौधरी चरण सिंह ने नेहरू की सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया। चरण सिंह ने यह कहा था कि भारत में ये जो तरीका है वो सफल नहीं होगा, सहकारी कृषि का जो तरीका है वो भारत के लिए नहीं बना है, ऐसा मानना था चौधरी चरण सिंह का। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। डेली प्रैक्टिस करते रहिए, परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं, अभी प्रश्नों की संख्या बहुत सीमित है। तो जैसे जैसे आप लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, वैसे वैसे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो ये 11वां टेस्ट था, सभी को लगा लीजिएगा। अब तक जो 11 टेस्ट हुए हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कि विश्व में सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत और ब्राजील, ये आपके ऑप्शन है। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपने अब तक देखा है तो अब इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके बीच इसे शेयर कर दीजिएगा, और उनसे कहकर चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल लिख कर आता है सबसे ऊपर, उसको दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, या फिर आइए studyvidgyanprakash.com पर, दोनों जगहों पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी गई है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।